तो बच्चों आज का टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, नाम से ही पता लग रहा है यार, ज्यादा इसमें क्या बताया जाए कि ऐसा मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी जो होती है उसको परचेज सेल किया जाता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी को आप जा करके खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। ऐसे मार्केट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बड़ी नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास रुपीज है, आपको डॉलर चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाओ और वहां से खरीद लो। ठीक है, अगर आपको आपके पास डॉलर है, रुपीज चाहिए, तो वो काम भी वहां से हो जाएगा। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन एक जरूरी बात ये है कि बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ये तो डेफिनेशन यही बोलेगी। अभी जब हम देखेंगे कि इट इज अ प्लेस वेयर परचेजिंग और सेलिंग एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, ये दोनों चीजें होती है फॉरेन एक्सचेंज की। लेकिन काम की बात यह है कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ये कोई सब्जी मंडी की तरह कोई बाजार नहीं है, वो जहाँ पे सब दुकान लगा लगा के, रेडिया लगा लगा के बैठे हैं। ये लो हमारे पास डॉलर सस्ता मिलेगा, आवाज लगा रहा उधर से कोई एक, अरे मेरे पास तो 65 का, ये ले आ जा, है ना। फिर पीछे से आवाज आई, बंद होते भाव में 60 का, बंद होते भाव में 60 का, पूरा ले जाओ, पूरा ले जाओ। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का मतलब है सिस्टम। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है मार्केट का कि आपको दिखेगा एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, जहाँ फॉरेन करेंसी मिल रही है। ऐसा कोई मार्केट नहीं है, ये एक सिस्टम है। जिस सिस्टम में कमर्शियल बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सेंट्रल बैंक हैं, ये सब बैंक्स इन्वॉल्व हैं, ये सब एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, इनके सेंटर्स होते हैं जिनकी मदद से आप फॉरेन एक्सचेंज का काम कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। डेफिनेशन ये बोलती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। एक ऐसा मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है। बड़ा आसान सा फंडा है। द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। बेटा ये सब लोग हैं, ये इंटरमीडियरीज होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में। अब दो पार्टीज का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, जनरली मैं यहाँ पे बिजनेसमैन की ही बात करूंगा। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात यहाँ ज्यादा होगी। तो दो पार्टीज जो हैं, जो एक इस कंट्री में है और एक दूसरी कंट्री में है, उनके बीच में ये इंटरमीडियरी का काम करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन की बात हो रही है। अगर आप यूएसए जाते हो घूमने, तो आप कैसे एक्सचेंज कराओगे वो भी तुम समझ पाओगे। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो पहली बात तो याद रखो कि जैसे हर कोई मार्केट होता है, उस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होता है, जहां पे हर कंट्री की करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, और इस मार्केट में ये वाला काम करता कौन है, ये याद रखना। इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं और सेंट्रल बैंक तो होता ही है। ठीक है, जो ये काम करते हैं। एक जरूरी बात जो निकल के आती है, like any other market, foreign exchange market is not a place, it is a system। बेटा याद रखना कि जैसे दूसरे बाजार होते हैं ना, जिनका फिजिकल फॉर्म होता है, जैसे सब्जी मंडी है, जैसे आपका ज्वेलरी मार्केट है। तुम बड़े से बड़ा बाजार ले लो, कोई सा ही बाजार ले लो तुम, है ना। बाजार का फिजिकल फॉर्म होता है वैसे, लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा बाजार है जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये एक सिस्टम है। ओके, यहाँ पे सिस्टम की बात होगी, ना कि किसी पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की, कि वहां पे जो मार्केट है उसमें ये होगा, है ना। इस तरह से बात नहीं होगी। इसके बाद देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज विच आर ट्रेडेड, कन्वर्टेड एंड एक्सचेंज्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसा भी नहीं होता कि जैसे सब्जी मंडी में लगा हुआ है कि एक ठेले पे सिर्फ आलू ही आलू है, तो ऐसा नहीं होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक डीलर ऐसा है जो सिर्फ भैया हम तो बस डॉलर डॉलर बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता बेटा। आप ऑथराइज्ड होते हो, आपके पास कई सारी करेंसीज का एक्सचेंज होता है और आप इस एक्सचेंज का काम करते हो, और बाकायदा इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन मिलती है सेंट्रल बैंक से। ओके, तभी आप ये काम कर सकते हो। जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे नहीं है कि कहीं भी ढेला लगा के खड़े हो गए। इस तरह से नहीं होता ये। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ एक दो करेंसी नहीं, कई सारी फॉरेन करेंसीज हैं जिनका यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती है, कन्वर्जन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि अनलाइक एनी अदर मार्केट, यहाँ फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन काम वही होता है जो मार्केट में होता है। फॉरेन करेंसी का परचेजिंग सेलिंग होती है। ठीक है, और एक फॉरेन करेंसी नहीं, कई सारी फॉरेन करेंसी का परचेजिंग सेलिंग होती है। ठीक है, पहली बात तो ये सबको याद हो गया और हैंड टू हैंड क्लियर भी हो गया, यस और नो। मीनिंग है बेटा ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ जाते हैं।
अब यस फॉरेन सर। एक्सचेंज मार्केट जो होता है बेटा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब क्या काम होता है यहाँ पे, होता क्या है यहाँ पे, मार्केट है कुछ तो होता होगा। तो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ जाती है कि फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तीन फंक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें अक्सर पूछा जा चुका है एग्जाम में ये हेजिंग फंक्शन लास्ट वाला। ठीक है, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा भी है, याद रखोगे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बड़ी आसान चीज है, सब लोग देखते जाओ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तीन काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन देखो नाम से ही बता रहा है ट्रांसफर, बेटा ये मनी ट्रांसफर का काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मनी ट्रांसफर का काम करता है या नहीं करता, डेफिनेटली करता है। इंडिया का एक बिजनेसमैन है, मान लो इंडिया में एक बिजनेसमैन है ए, ये इंडिया में है, और यूएसए में एक बिजनेसमैन है बी, ये यूएसए में है। ओके, इंडिया वाले ने यूएस वाले से मशीनरी इंपोर्ट की है, कितने की, 1 लाख डॉलर की। अब डॉलर में पेमेंट करना होगा इंडिया वाले को, जो पेमेंट होगा वो रुपीस में तो होगा नहीं, वो किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ डॉलर होगा। तो ये डॉलर के लिए बीच में किसी का होना जरूरी है। ओके, तो बीच में कौन होता है, बीच में बेटा वही होते हैं जिनके मैंने नाम बताए थे आप, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो आता है। मैं इसको एक नाम बोलूंगा बस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तुम समझ जाना। जिसमें वो इंडिविजुअल्स भी आ गए, वो फर्म्स भी आ गए, वो डीलर आ गए, ब्रोकर्स भी आ गए, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सब आ गए जो ये काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी मनी को कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करके आपसे, जैसे 1 लाख डॉलर है तो इंडिया की करेंसी में कितना हुआ, 70 लाख रुपए लगभग लगभग। तो इंडिया वाला जो ए है वो इस मार्केट में पे करेगा 70 लाख। ओके, और वही मार्केट उस मनी को कन्वर्ट करके किसको दे देगा, बी को दे देगा, 1 लाख डॉलर उसको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से तुम घूमने जाते हो, ठीक है, घूमने फिरने जाते हो बाहर, अगर टूरिज्म पर्पज से जाते हो, तो वहां पे भी आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप जब जाओ तो उससे पहले आप वहां पे रुपीज तो लेके जाओगे नहीं, और अगर लेके जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पे ही वो आपसे रुपीज को वापस ले लेंगे, बोले भैया अलाउड नहीं है, आपको हमारी कंट्री में डॉलर ही चलेंगे और आपको उससे ही गुजारा करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपके पास डॉलर नहीं है और खरीदने के साधन भी नहीं है तो आपको वापस भेज देंगे अगली फ्लाइट से वो। ओके, वरना उनको शक हो जाता है कि कहीं ये यूएसए में भीख तो मांगने नहीं आ रहा, बोले घूमने ही आए हो ना भैया, क्योंकि वहां के भिखारी बड़े वो हो जाएंगे पैसे वाले, वहां से भीख मांग के वो इंडिया भेजेंगे तो इंडिया वाले तो हो गए ना रिच। ठीक है, वहां की मनी की बड़ी वैल्यू है। तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई कितने दिन के लिए आए हो, क्या कर रहे हो, तो साथ में ये भी पूछते हैं कि भाई पैसा वैसा है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या कराना होता है, एक्सचेंज करवाना होता है। तो वो एक्सचेंज का काम भी कहाँ पे होता है, फॉरेन मार्केट में होता है। तो ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे एक वर्ड काम में ले जाता है बेटा, परचेजिंग पावर का ट्रांसफर। परचेजिंग पावर का ट्रांसफर मैं तुम्हें सीधा आसान भाषा में ये समझा दूं। मान लो ये मिस्टर ए है, ये इंडिया के नागरिक हैं, ये यूएस जा रहे हैं घूमने फिरने। ठीक है, यूएस जा रहे हैं ये। अब जब ये यूएस में गए तो परचेजिंग पावर का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, मतलब पहले उनकी परचेजिंग पावर थी रुपीज में, ये इंडिया में कुछ भी खरीद सकते थे, इनकी परचेजिंग पावर इंडिया में थी, इनके पास रुपीज थे, ये कुछ भी खरीद सकते थे। लेकिन क्या इनकी रुपीज वाली परचेजिंग पावर यूएस में काम आएगी, नहीं आएगी। तो इस परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, वो करेगा बेटा आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, कैसे, इस रुपीज को किस में कन्वर्ट करके, डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। अब जब आपकी जेब में डॉलर होगा तो बेटा वहां पे आप जो अपनी एसेंशियल चीजें हैं, मान लो यूएस में जाके आप रहना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको जिंदगी जीने के लिए आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, ये सारा काम करोगे। तो इसके लिए परचेजिंग पावर कब बनेगी, जब आपके पास डॉलर होंगे। और डॉलर आपको कहां से मिलेंगे, एक्सचेंज से ही मिलेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से मिलेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सबसे पहला काम है ट्रांसफर फंक्शन। पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, बहुत छोटी सी लाइन है, इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जो कंट्रीज ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है उनके बीच में ये परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करता है। परचेजिंग पावर का मतलब कुछ नहीं होता यार, मतलब ये परचेजिंग पावर ट्रांसफर का मतलब है कि भैया आप एक तरह से क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो करेंसी का, बस इतनी सी बात है। क्योंकि तुम सीधी बात है समझ जाओ कि इंडिया में अगर आप रहोगे, या इंडिया में अगर कुछ करना है आपको, या इंडिया के किसी बिजनेसमैन को पैसा लेना है, तो वो ऑब्वियसली रुपीज ही लेगा, बिकॉज उसकी परचेसिंग पावर रुपीज से ही बनती है। इसी तरह से कोई यूएस वाला है तो ऑब्वियसली वो आपसे डॉलर ही लेगा, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर डॉलर से बनती है। इंडिया वाला अगर बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली वो डॉलर लेके ही जाएगा, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर डॉलर से ही बनेगी। तो ये परचेसिंग पावर आपको कौन देता है, परचेसिंग पावर का ट्रांसफर कौन करता है,
तो वो वाला काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ, ये सबको समझ में आया पहला फंक्शन? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, घुमा दिया उसने थोड़ा परचेसिंग पावर बोल के, लेकिन तुम आसान भाषा में समझ जाओ। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन की बात हो रही है, बड़े नॉर्मल से कन्वर्जन की बात हो रही है बस। ठीक है, एक कंट्री करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में आपने चेंज कर दिया। अब चेंज करने को भी बोल दिया ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर, क्योंकि ऑब्वियसली चेंज कराओगे तभी तो वहां पे जाके खरीद पाओगे या फिर सामने वाले बिजनेसमैन को पेमेंट कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा आता है क्रेडिट फंक्शन। भाई ये क्रेडिट का काम भी करते हैं। अब क्रेडिट क्या होता है देखो मैं तुम्हें बताता हूं, और जो मैं अब समझाने वाला हूं बेटा, 95% ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग जो कि ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। जैसे मान लो ये ए है और ये इंडिया का बंदा है, बी है ये यूएस का बंदा है। ठीक है, अब इंडिया और यूएस के बीच में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन। जैसे हम ले लेते हैं कि इंडिया वाला तो है इंपोर्टर, चलो, या चलो एक्सपोर्टर, हम क्यों इंपोर्टर बने भाई बार बार, हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, और यूएस वाला कौन है, इंपोर्टर। ठीक है, हम यहां से गुड्स को भेजेंगे और यूएस वाला खरीद रहा है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना ये ट्रांजेक्शन होता कैसे। मान लो इंडिया वाले ने जो गुड सेल किया है वो किया है 70 लाख रुपीस का। कितने का किया है, 70 लाख रुपीस का। अब यूएस वाला जो बंदा है बेटा वो हैंड टू हैंड इसको पे नहीं करेगा। अच्छा, पहली बात तो उसके कितने के बराबर हो रहा है, ये उसके $1 लाख के बराबर हो रहा है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, सब समझ पाएंगे। ठीक है, हमें पक्के तौर पे 70 लाख रुपए लेने हैं, किससे, इस यूएस के बंदे से। ठीक है, जिसका नाम है बी, इससे हमें 70 लाख रुपए लेने हैं। लेकिन क्या हम हैंड टू हैंड ले लेते हैं, नहीं बेटा, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट के फॉर्म में होता है, उधार के फॉर्म में होता है। सभी बच्चों ने 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मीनिंग तो कम से कम पढ़ा ही होगा। यस और नो? यस यस सर। ठीक है, बीआरबीपी सबने पढ़ा होगा। मुझे बताओ यहाँ पे बेचने वाला कौन है बेटा, यहाँ बेचने वाला है ए। तो ए क्या करेगा, सुनना बहुत ध्यान से, ए एक बिल लिख देगा। वो बिल किसके ऊपर लिखेगा, बी के ऊपर। ठीक है, और वो बिल भेज देगा बी को। ये जो बिल होता है ये जनरली 3 मंथ्स का होता है, इसका ड्यूरेशन भी फिक्स है। कितने मंथ्स का होता है जनरली, 3 मंथ्स का एक बिल लिखेगा, और बिल लिख करके किसको भेज देगा, इंपोर्टर को यूएस में भेज देगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि बिल होती है उसकी ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट मैंने तुम्हें बताई 3 महीने बाद आएगी। अब 3 महीने तक क्या होगा कि ये पैसा नहीं मिलेगा ए को। ठीक है, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद ये जो इंपोर्टर है ये पेमेंट करेगा किसको, इंडिया के एक्सपोर्टर को, उस बिल का पेमेंट करेगा। बिल का सबको आता होगा, समझ में आता हो पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज का कैसे पेमेंट होता है ना। बिल का राइटर जो है वो बिल लिख के सामने वाले को दे देता है, फिर सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करके उस बिल का पेमेंट वो कब करेगा, ड्यू डेट पे करेगा। तो ये जो बी है ना, ये बी इस बिल का पेमेंट करेगा ड्यू डेट को। लेकिन कैसे पेमेंट करेगा यार, ये पेमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक कन्वर्जन ना हो। तो बेटा याद रखना, ये तुमने जो बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में पढ़ा था ना लास्ट ईयर, जो तुमने पढ़ा था कि 2 बिजनेसमैन होते हैं जिनके बीच में एक के लिए बीआर होता है, एक के लिए बीपी होता है, एक पेमेंट करता है दूसरा लेता है। बस यहाँ पे बीच में एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को तुम लगा दो, इतना सा फर्क है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बिल गया है ना बी के पास, ये किसके वाया गया है, जब बिल लिखा था ए ने तो बिल किसके वाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के वाया गया। ठीक है, और जो पेमेंट आया वो पेमेंट डायरेक्टली नहीं आया ए के पास, याद रखना। ये जो इंपोर्टर है ना बी, ये पेमेंट करेगा बिल का किसको, हमारे बैंक को, या फिर जो भी हमारा ब्रोकर होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो कन्वर्जन करके फिर पेमेंट किसको कर देगा, ए को कर देगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रेडिट फंक्शन। हैंड टू हैंड कभी भी पेमेंट नहीं होता। तुम ये सोचो आज मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया है, या आज मैंने एक्सपोर्ट किया है, हैंड टू हैंड बस निपटारा हो जाए, पेमेंट हो जाए पूरा, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, एक दिन में नहीं होती वाली चीज। ठीक है, अच्छा इसकी डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं ताकि बात थोड़ी समझ में आ जाए। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही वो बीच की कड़ी है जो क्रेडिट देती है। ठीक है बेटा, ये क्रेडिट कैसे दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं उस ट्रांजेक्शन की, पता है आपको,
ये उस ट्रांजेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है यार तुम बिल लिख दो, 3 महीने बाद सामने वाले को डिलीवरी पहुंच जाएगी और वो आपको पेमेंट कर देगा, वो बेच भी देगा। अच्छा, तुम सबके मन में आ रहा होगा कि सर क्रेडिट में क्यों होता है ये? आपने बताया 95% क्रेडिट में होता है, इसका रीजन क्या है? बेटा देखो, ऐसा इसलिए होता है, हैंड टू हैंड पेमेंट कभी नहीं होता। तुमने सुना होगा कि जब गुड्स जाते हैं तो आपके ज्यादातर जो गुड्स हैं उनकी ट्रेडिंग होती है सी रूट से, पानी से होती है। सबने सुना है ये वाली बात? शिप्स जो होते हैं उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स, कार्गो शिप्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स भर के भेजे जाते हैं। और तुमने वो भी सुना होगा कि बीच में एक स्विस कैनाल में एक जहाज फंस गया था। इंसिडेंट सुना है किसी ने? वो कई दिनों Yes, तक sir. फंसा रहा था। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा क्या होता है कि जैसे इंडिया वाले ने यूएस वाले को गुड्स भेज दिया, ठीक है, अब हम तो ठहरे इंडिया वाले, लातू लातू अभी पेमेंट दे मेरे को, मैं तो कुछ नहीं जानता, पैसा अभी के अभी चाहिए। सामने वाला बोलेगा ना, भाई साहब पहले गुड्स तो आने दो ना मेरे पास, पहले गुड्स मेरे पास आने दो, गुड्स को मैं चेक कर लूं सही सलामत है या नहीं है। और यहां तक कि कुछ बिजनेसमैन तो ये क्लॉज भी लगाते हैं कि मैं गुड्स पहले बेच लूं, भाई तुमने जो गुड्स भेजा है वो ढंग का है या नहीं है, पता लगे तुमने बेवकूफ बना दिया हमें, तो पहले हम गुड्स को बेच दें, उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। बेटा ये बहुत लंबा स्पॉन होता है, डिले होता है इसमें, इसीलिए लगभग लगभग 3 महीने का एक बिल लिखा जाता है। इसीलिए जो पेमेंट और रिसिप्ट का जो काम है ना वो 3 महीने बाद होता है। ठीक है, इन सब में टाइम लगता है, ऐसा नहीं हैंड टू हैंड ले भाई, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे, है ना, यहाँ से हमने हाथ फैलाया जो यूएसए तक चला गया और यूएसए से हमने पैसे पकड़ के खींच लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है इसमें, इसमें टाइम लगता है। ओके, कई बार क्या होता है कि जहाज तूफान वगैरह में फंस जाता है तो किसी पोर्ट पे फंसा ही रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, भाई मौसम खराब है हम आगे नहीं बढ़ सकते, कई महीनों तक कई बार फंसा रहता है। ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है। अच्छा, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज with maturity period of 3 months are generally used for international payment। बेटा इस इन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए कभी भी कैश यूज नहीं होता, याद रखना। ये जो पेमेंट्स होते हैं किसके जरिए होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल के जरिए होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हें पता है क्या होता है? एक सेलर होता है, वो बिल लिखता है किस पे? परचेजर पे। परचेजर एक टाइम पीरियड के बाद उस बिल का पेमेंट कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां बीच में कोई होता नहीं था। अब तुम बिल्कुल सेम चीज यहां ले लो, बस बीच में किसको लगा लो? एक ब्रोकर को लगा लो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ले लो, बाकी सब बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे बढ़े। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम टू इनेबल द इंपोर्टर टू टेक पोजेशन ऑफ गुड। बेटा देखो ये टाइम पीरियड क्यों दिया जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। टाइम पीरियड बेटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि सामने वाला गुड्स का पोजेशन तो ले यार, उसके पास गुड्स पहुंचे तो सही पहले, है ना, सेल देम, उसको बेचे, ऑब्टेन मनी, पैसा कलेक्ट करे और तब जाके आपको पे करे। हैंड टू हैंड इतना जल्दी आपको इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना, ये याद रखना। क्रेडिट फंक्शन, ये उधारी का फंक्शन भी कौन करता है? ये काम भी किसका है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का है, क्योंकि बिल को वहां तक पहुंचाना और पेमेंट लेकर के सामने वाले को वापस पे करना, ये पूरा काम किसके जरिए होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जरिए होता है। तो ये इसका क्रेडिट फंक्शन। अब तुम में से बहुत सारों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने 3 महीने बोल दिए, तो जरा आप ये बताओ कि 3 महीने पहले तो एक्सचेंज रेट कुछ और होगी, अब पेमेंट 3 महीने बाद हो रहा है, तो तब तक एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गई और कम होगी हो तो क्या होगा भाई? फिर किस किस के मन में आई ये वाली बात? Yes, sir. आनी चाहिए, नहीं आई तो, है ना, कि भाई आपने अभी यह ट्रांजेक्शन कर लिया, आप अभी एग्रीड हो गए, लेकिन एक्सचेंज रेट तो चेंज होती रहती है। तो 3 महीने बाद जब बिल का पेमेंट आएगा तो उस पेमेंट वाले दिन जो एक्सचेंज रेट आएगी क्या वो एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल बेटा होगी, लेकिन नहीं भी होगी अगर आप एक काम कर लेते हो तो। अगर आप इस लॉस से बचना चाहते हो ना, इस फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं दोनों पार्टीज, जिसको कहते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यही अगला फंक्शन भी है हमारा, जिसको कहते हैं हेजिंग फंक्शन। ये आ चुका है एग्जाम में काफी बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेजिंग फंक्शन क्या होता है जरा सुनो। ए और बी दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, ट्रांजेक्शन की रजामंदी हुई है, इमेजिन बेटा ये हुई है, ले लेते हैं हम लोग 20th ऑफ जुलाई। ठीक है, इस तारीख को इन दोनों के बीच में रजामंदी हुई। ठीक है, इन्होंने गुड्स भेज दिया, ए ने क्या कर दिया? गुड्स भेज दिया। ठीक है, वैल्यू बता दी कि भाई कितना? 1 लाख
सॉरी, $1 लाख का पेमेंट किया जाएगा, मतलब कि 70 लाख रुपए का। ठीक है, 70 लाख रुपए। अच्छा, ये तो ठीक है, चलो सर। अब जब पेमेंट होगा तो बेटा वो पेमेंट 3 महीने बाद हो रहा है। इमेजिन कि 20 सितंबर को बिल की डेट आई और पेमेंट करने की बारी आई, तो बी जो पेमेंट करेगा, क्या वो 70 लाख रुपए करेगा, या फिर 20 सितंबर को जो रेट होगी, मान लो 20 सितंबर को रेट हो गई है कितनी, 20 सितंबर को रेट हो गई है आपकी, मान लीजिए 65। ठीक है, तो उस केस में वो 65 लाख का पेमेंट करेगा। फिर तो हमारे भैया जो ए हैं वो रोने लग जाएंगे, वाले मेरे को कम दिया, मेरे को कम दिया, नुकसान हो गया ना 5 लाख का इसको। ठीक है, तो इस केस में ये जो फ्लक्चुएशन है इससे कैसे बचे, बिकॉज हमें ये भी पता है कि ज्यादातर ट्रेडिंग के काम फ्यूचर में ही होने हैं और पेमेंट का काम भी फ्यूचर में होना है, और फ्यूचर में तो रेट चेंज होगी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आप फ्यूचर में होने वाले इस चेंज के लॉस से बच सको, क्योंकि लॉस बेटा किसी को भी हो सकता है, दोनों पार्टीज में से किसी को भी लॉस हो सकता है, करेंसी कोई सी भी अप या डाउन हो सकती है। तो इससे कैसे बचें, इसके लिए बेटा याद रखना, ए और बी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कहते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू होता है। मतलब वही आपका ब्रोकर, डीलर, जो भी है, कमर्शियल बैंक या सीबी सेंट्रल बैंक वगैरह जो भी है, उसके थ्रू आप एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो। और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, दोनों पार्टीज मिल करके एक एक्सचेंज रेट को लॉक कर देते हैं कि भाई हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, और उस पर सेंट्रल बैंक अपने साइन कर देता है। अब तुम ये मत बोलना कि सर इससे तो डिमांड सप्लाई पे फर्क पड़ेगा और इतना कुछ हो जाएगा। बेटा सब संभालने वाला सेंट्रल बैंक है, उन्होंने रजामंदी दे दी ना कि ऐसा होगा, रेट 3 महीने बाद ये रहेगी तो रहेगी, और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया एग्रीमेंट कि भाई आज के तारीख में अगर $1 70 के बराबर है, तो 3 महीने बाद हम लॉक कर देते हैं इसको कि हम पेमेंट इसी फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, इसी रेट से एक्सेप्ट करेंगे, या इसी एक्सचेंज रेट से हम रिसीट लेंगे। ये तय हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। इसी को कहते हैं हैजिंग। और बेटा ये हैजिंग का काम भी कौन करता है, ये हैजिंग का काम करने वाला भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। ठीक है, याद रखना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि लगभग सभी पार्टीज ये करवाती है, वरना ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मान लो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए, जैसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उससे फ्लक्चुएशंस मान लो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पार्टीज को। ठीक है, तो वो हैजिंग कर लेते हैं। पढ़ो, मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। When exporters and importers enter into an agreement to sell and buy goods on some future date, एक मिनट, ये क्या छुप गया इधर, एक मिनट मुझे देखना। अच्छा, एट लिखा है वो, ओके ओके ओके, हाँ, वापस आ जाओ इस पे। हाँ, when exporter and importers enter into an agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices and exchange rate। बेटा जब दो पार्टीज एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक एग्रीमेंट में आते हैं, कौन से एग्रीमेंट में आते हैं, ऐसे एग्रीमेंट में जिसमें वो सेलिंग और परचेजिंग तो कब करेंगे, फ्यूचर में, मतलब पेमेंट वाला काम तो फ्यूचर में होगा, लेकिन जो आपकी प्राइस होगी ना और एक्सचेंज रेट होगी ना, उसको ये लॉक कर देते हैं कि वो आज वाली रहेगी, 3 महीने बाद भी रहेगी तो आज वाली रहेगी। इट इज कॉल्ड हैजिंग। और बेटा इसका पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ हैजिंग इज टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशंस इन द फ्यूचर। और बेटा इसका पर्पस ये होता है कि आप लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाए और हमें उसका नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है जिसमें प्राइस और एक्सचेंज रेट दोनों फिक्स कर दिए जाते हैं। बेटा एक्सचेंज रेट नहीं, इसमें प्राइस भी फिक्स कर दी जाती है। प्रोडक्ट की प्राइस में भी कई बार क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जैसे मान लो गोल्ड जो है ना, अब गोल्ड का कोई आइटम आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, अब गोल्ड की प्राइस में चेंज होता है ना, उसको भी लॉक कर देते हैं यार कि जो आज है ना वही रहेगी 3 महीने बाद। हम तो झंझट ही खत्म करते हैं, टेंशन फ्री होकर एक साथ बिजनेस करेंगे। एक्सपोर्टर इंपोर्टर गले मिल लेते हैं, बोले कोई टेंशन की बात नहीं है, मस्त रहे तू भी, तेरी प्राइस ये फिक्स, मेरी प्राइस ये फिक्स, एकदम बढ़िया, टेंशन फ्री हो जाओ, जाओ जाके सो जाओ। ठीक है,
लेकिन ये कब होता है? जब आप हैजिंग करते हो। हैजिंग नहीं करते हो तो फिर आपको फ्यूचर में जो उस टाइम की करंट रेट रहेगी उससे पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या हैजिंग फंक्शन समझ में आ गया सभी को? यस और नो? सर यस सर। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या कह रहे हो? सर अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी ये कंडीशन रख देती है, जैसे यूएसए को लग रहा है कि अभी इंडिया के डॉलर की रेट कम होने वाली, इंडिया की रेट जो है रुपीस की वो गिरने वाली है, और अगर कंपनी कह रही है कि मुझे तो उतने में ही चाहिए, आप, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, लेकिन सामने वाली कह रही है मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब क्या होगा सर? बेटा देखो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तुम समझते हो? क्या पता शायद तुम्हारे अभी बिजनेस स्टडीज में आया नहीं होगा वो वाला पार्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसपे दोनों पार्टी सहमत हो। जैसे तुम बोल रहे हो यस कि सर। एक पार्टी ने अपना फायदा देख लिया तो दूसरी पार्टी बेवकूफ थोड़ी ना है ना? दोनों राजी होते हैं ना। और देखो यार, ये फायदा नुकसान किसी का भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि मैंने आइडिया लगा लिया फ्यूचर में मेरे को फायदा हो सकता है। लेकिन बेटा आप आइडिया ही लगा रहे हो, भगवान थोड़ी ना हो। क्या पता फ्यूचर में आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए, फिर आपको हो गया नुकसान। ये एक रिस्क होती है, ये फ्यूचर से रिलेटेड बात है, इसलिए कोई भी रिस्क लेना चाहता ही नहीं है। ठीक है, और दोनों एग्रीड होते हैं तभी ये काम होता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि चलो यार सामने वाले को चुपचाप हम चूना लगा दें। अगर चुपचाप चूना लगाने की बात होती ना तो हैजिंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट तभी हो सकता है, एक समझौता तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी सहमत हो। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। चलो ठीक है यस सर। बेटा, ये तीनों फंक्शन हो sir. गए। किसी को डाउट है क्या इसमें? फटाफट बोलो, मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, बहुत छोटा सा है, जल्दी खत्म। नो सर। नो सर। नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बेटा अब आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो दो तरह से काम करता है। या फिर चलो ऐसा करते हैं यार, ज्यादा अब ये थोड़ा टाइम ले नहीं ले कहीं, थोड़ा सा लग सकता है। दो तरह के मार्केट होते हैं बेटा, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है, ये लिखना भूल गए, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। थोड़ा नाम चेंज करेंगे यहाँ पे, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के जो मार्केट है वो दो तरह के होते हैं। इस तरह से आप कह सकते हो उसको कि फॉरेन एक्सचेंज के जो मार्केट है वो दो तरह से काम करते हैं। एज अ स्पॉट मार्केट भी काम करते हैं और एज अ फॉरवर्ड मार्केट भी काम करते हैं। स्पॉट मार्केट क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि ज्यादातर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो फ्यूचर डेट के अकॉर्डिंग होते हैं, कि हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, जो कुछ होगा फ्यूचर में होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि 100% ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका आपको हैंड टू हैंड ऑन स्पॉट निपटारा करना होता है, सेटलमेंट करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम्हें इमरजेंसी में 2 दिन बाद ही कहाँ जाना पड़ रहा है, यूएसए जाना पड़ रहा है। मान लो कोई रहता है रिलेटिव वगैरह, उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको हैंड टू हैंड आज या कल में ही आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करनी है। ठीक है, तो उसमें कोई आप बिल विल थोड़ा लिखने बैठ जाओगे, या फिर कोई ऐसा काम थोड़ा करोगे कि भाई बाद में लेंगे या बाद में करेंगे। नहीं, ये काम आपको हैंड टू हैंड करना पड़ेगा। आपको जो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा वो हैंड टू हैंड करवाना पड़ेगा। ठीक है, और कई सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं, जैसे बेटा अभी हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादातर तो सी रूट से होता है। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हो कि भाई एयर रूट भी तो होता है। तो अगर इमरजेंसी में कोई गुड्स आपको पहुंचाना हो किसी कंट्री में तो एयर रूट से मदद ले सकती, तो उसका पेमेंट क्यों अटका है भाई 3 महीने बाद? ठीक है, तो सबसे बढ़िया ये काम किया जाता है कि कई सारे जो ट्रांजेक्शन हैं जिनका स्पॉट पेमेंट होना है उनको एक अलग ही कैटेगरी में रख दिया यहाँ पे। ठीक है, बोले मार्केट का हमारा एक हिस्सा अलग ही तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए काम करेगा। जैसे तुम अगर किसी ऑफिस में जाते हो, तुम देखते होंगे ना वहां पे एचआर डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। इसी तरह से ये मान लो तुम तो यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ना उसके 2 डिपार्टमेंट है। एक संभालता है उन ट्रांजेक्शन्स को जो ऑन स्पॉट होते हैं, हाथों हाथ। ठीक है, जिनका पेमेंट हमें हैंड टू हैंड करना है, फ्यूचरिस्टिक कोई काम ही नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो तो, spot market refers to the market in which the receipts and payments are made immediately। बेटा ये वो मार्केट है जब आपको फॉरेन करेंसी को एंड टू एंड आपको चाहिए, आपको रिसीट और पेमेंट इमीडिएटली करना है ना। जनरली अ टाइम ऑफ 2 business days is permitted to settle the transaction। अब ये जो लाइन लिखी है बेटा ये चेक के लिए लिखी है, मैं आपको बता दूं किसके लिए लिखी है लाइन, ये चेक के लिए। क्योंकि बेटा जैसे चेक का पेमेंट आप नॉर्मली एक कंट्री में करते हो ना, उसी तरह से आप फॉरेन एक्सचेंज का भी चेक से कर सकते हो। चेक
पेमेंट में काउंट होता है। अगर ए ने, इंडिया वाले ए ने यूएस वाले बी को $1 लाख का चेक दे दिया, ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये स्पॉट मार्केट में काउंट नहीं होगा, बेटा ये भी स्पॉट मार्केट ही है, बस इसका जो क्लियरेंस है वो 2 दिन में हो जाना चाहिए। 2 दिन इसकी लिमिट रखी गई है। अगर 2 दिन में आपका क्लियरेंस हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो ये चेक जो आपने पे किया है इसको भी कहां काउंट किया जाएगा? स्पॉट मार्केट में ही काउंट किया जाएगा। ये जो एक्सचेंज का काम हुआ है ये भी कहां देखा जाएगा? स्पॉट मार्केट में देखा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद लिखा है स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर। बेटा ये डेली नेचर का होता है, जो बार बार होने वाले ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो जनरली होते रहते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं ना। डील्स ओनली इन स्पॉट ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और बेटा ये डील करता है स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट का मतलब ऑन स्पॉट, इमीडिएटली, हाथों हाथ, हैंड टू हैंड। ठीक है, द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन स्पॉट मार्केट इज टर्म्ड एज स्पॉट एक्सचेंज रेट। और बेटा याद रखना, स्पॉट मार्केट में मतलब कि अगर मुझे यूएस जाना है, मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए, और जाके मैं जिस रेट से एक्सचेंज करवाऊंगा ना, उस रेट को हम बोलेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होती है? जब आप ऑन स्पॉट जाकर के एक्सचेंज करवाते हो उसको कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है, हाथों हाथ आपने रुपीस दिए और क्या ले लिया? डॉलर्स ले लिए, उसको कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है, जो स्पॉट मार्केट में चलती है। याद रखना, कई सारे ट्रांजेक्शन्स ऑन स्पॉट वाले भी होते हैं, तो रेलेवेंस इसका भी है ना। जैसे आप कहीं यूएस में घूमने गए, आप यहां से एक्सचेंज करवा के लेके नहीं गए, लेकिन वहां पे एक फॉरेक्स है, एयरपोर्ट पे ही होते हैं या एयरपोर्ट से बाहर निकलते होते हैं बहुत सारे, तो वहां पे आप गए, आपने अपना कार्ड दिया, कार्ड लगाया, वो लोग आपका पैसा काट लेंगे, अपना कुछ ब्रोकरेज वगैरह ले लेंगे, कुछ चार्ज काट लेंगे, और आपको क्या दे देंगे? वहां का यूएस डॉलर दे देंगे। ये कैसा ट्रांजेक्शन है? ऑन स्पॉट वाला, हाथ तो हाथ हो गया भाई। और जिस रेट से हुआ, उस टाइम जो डिमांड सप्लाई से रेट चल रही होगी ना मार्केट में, उस रेट को हम कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये तो स्पॉट वाली होगी। दूसरी तुम समझ जाओ यहाँ पे किसकी बात होगी बेटा? यहाँ फ्यूचर वाली बात होगी। ऐसा करेंगे, अब टाइम नहीं बचा, इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, शुरू के 10 मिनट में। बोलो, कर लें ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको हम बाद में ही देख लेंगे, है ना। तो मैं नोट्स तो भेज देता हूँ, तुम लोग पढ़ भी लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। और कल टेस्ट है, भूलना नहीं। ठीक है, कल टेस्ट है बेटा। ओके, चलो। सर टाइम अच्छा। यही है ना, 4 से 5? बिल्कुल बिल्कुल, यही रहेगा, है ना। चलो, टाइम ओवर हो गया सर बच्चों। क्वेश्चन कितने आएंगे सर, ये बता दो सर। 50 अर्थ तक। ठीक है, चलो। ओके बच्चों, मिलते हैं कल, मिलते हैं ना टेस्ट पे। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।